कुछ लाइनों के साथ शुरुआत करते हैं। सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो हमारी नींद को उड़ा दें। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं आज प्रश्नावली 3.5 के क्वेश्चन को, जो बोर्ड की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बोर्ड में निश्चित तौर पे आएंगे। 3.5 जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि जो प्रश्नावली 3 के जो प्रश्न है, जैसे कि पहला प्रश्न है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्मों में किसका एक अद्वितीय हल है, इसमें से जिसका हल होगा उसको क्या कीजिए, वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। अगर जो आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना नहीं आता है तो आप जाइए हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगा कि वज्र गुणनखंड विधि से समीकरण कैसे हल किया जाता है, इसको आप हल कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन न देखते हुए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके स्क्रीन पे जैसे कि दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आपके क्वेश्चन जैसे कि दिखाई दे रहा होगा, चलिए इसको लगाते हैं। 2x + 3y = 7 दिया है और एक समीकरण दिया है a - b x + a + b y = 3a + b - 2। आपको जैसा कि ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, पूछ रहा है कि a और b का, जो a और b का जो मान है उसका मान निकालना है, और ये भी कह रहा है कि a और b के किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल नहीं, इसका अनेक हल होंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला, जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं कि अनेक हल के लिए होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो कोई भी समीकरण अगर जो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के रूप का हो तो हम कहेंगे इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे। अनेक हल मतलब कि ये रेखाएं आपको संपाती कहलाएंगे। तो बात करते हैं a1 का मान आपको क्या दिया है, 2 दिया है, 2 रख लेंगे। a2 का मान a - b दिया है, a - b रख लेंगे, बराबर b1 का मान आपको 3 दिया है। b2 का मान a + b दिया हुआ है, बराबर c1 का मान आपको 7 दिया हुआ है, बटे c2 का मान आपको दिया हुआ है 3a + b - 2। ये आपको दिया हुआ है c1 और c2 का मान। अब चलिए इसको देखते हैं, इस समीकरण को हल करके a और b का मान निकालना होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक बार इसको इसके बराबर लेकर चलेंगे, एक बार इस समीकरण को इसके बराबर, तो हल करेंगे, क्योंकि इसको इसके बराबर लेकर चलेंगे तो हल नहीं हो पाएगा। इसको इसके बराबर और इसको एक बार इसके बराबर लेकर चलेंगे, जैसे कि वज्र गुणनखंड विधि में करते थे। तो हम बात करेंगे 2/a - b = 7/3a + b - 2। अब इसका तिर्यक गुणा कर लेंगे, तिर्यक गुणा करके लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 दूना 6a + 2b - 2 दूना 4 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा आपका 7a - का 7b। फिर हम क्या करेंगे, इसको बराबर के इधर लेकर आएंगे, तो ये आपका 6a + 2b, 6a है ना, तो 6a को इसको इधर लेकर आए थे तो माइनस का 7a। अब क्या करेंगे, 7b को इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2b प्लस का 7b माइनस का 4 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हल करके समीकरण बना लेंगे। ये आपका हो जाएगा 6a में से 7 जाएगा तो माइनस का a, अब 7 2 कितना हो जाएगा, 9b हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -4 = 0। ये आपको एक समीकरण दिखाई दिया, इसको मान लेंगे समीकरण 1। समीकरण 1 दिखाई दिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा, अब इसको और इसको लेकर चलेंगे, समीकरण 2 बना लेंगे, और a और b का मान तो हम वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे 3a + b = 7/3a + b - 2। इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 3 के 9a, फिर इसका गुणा करेंगे तो 3b - 6 बराबर ये हो जाएगा 7a + 7b। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो 9a लेकर आएंगे तो माइनस का 7a प्लस का 3b, 7b को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 7b,
माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 9 7 में से 9 जाएगा, 9 में 7 जाएगा, कितना बचेगा 2a बचेगा, प्लस अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये बड़ा चिन्ह है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 भी हो जाएगा। माइनस का 6 बराबर 0, क्योंकि सब में 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो 2 से हम भाग कर दे रहे हैं, तो 2 से दोनों पक्षों में भाग करने पर तो इसका हम भाग करेंगे तो हो जाएगा a माइनस का 2b माइनस का 3 बराबर 0। ए आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को, जैसे कि उसमें कोई भी समीकरण रहता था x और y का मान निकालना रहता था, उसी प्रकार समीकरण 1 और 2 को हल करके हम a और b का मान निकाल लेंगे। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है। तो ये दूसरे का पहला क्वेश्चन था, इसी प्रकार आप दूसरे का दूसरा क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, चौथा क्वेश्चन दिया है, क्योंकि तीसरा क्वेश्चन इसी प्रकार लग जाएगा जिस प्रकार ये लगा है। या आप क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से हल करना आपको आता होगा, आप इसको कर लीजिएगा। नहीं आता होगा तो आप वीडियो हमारा देख लीजिए, हम बना चुके हैं वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। तो चलिए हम चौथे क्वेश्चन जो है उसका सभी का समीकरण बनाएंगे। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, कह रहा है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक नियत भाग तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन कराया जाता है तो 1000 रुपये छात्र में देने पड़ते हैं, व्यय करना आधा करना पड़ता है। जबकि एक विद्यार्थी बी को 26 दिन भोजन कराया जाता है तो छात्रावास में 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन व्यय का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले मान लेंगे, माना, देखिए चौथे का पहला क्वेश्चन लिखेंगे, माना नियत व्यय बराबर 100 रुपये, जो देना ही देना है, उस छात्रावास में रह रहे हैं। तो अब बात करेंगे प्रतिदिन भोजन का व्यय। प्रतिदिन भोजन का व्यय बराबर मान लेंगे y, ठीक है। प्रतिदिन भोजन का व्यय y मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट एक आ रहा है, शर्त फर्स्ट कह रहा है कि जब वो क्या करता है, 20 दिन भोजन करता है तो 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो 20 दिन भोजन करता है यानी 100 रुपये तो इसको लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन 20 दिन भोजन का y रुपये लगेगा तो कुल पैसा उसको कितना देना पड़ता है, 1000 रुपये देना पड़ता है। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब शर्त दूसरा क्या कह रहा है, शर्त सेकेंड ये कह रहा है कि जब वो क्या करता है, एक और कोई और विद्यार्थी है बी है, वो क्या करता है 26 दिन भोजन करता है तो 100 रुपये तो देना ही पड़ेगा, वो उस आवास में रह रहा है तो। लेकिन कितना दिन भोजन करता है, 26 दिन भोजन करता है तो 26 दिन का भोजन का कुल पैसा कितना लगता है, मिलाकर 1180 रुपये, 1180 रुपये देना पड़ता है। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम इसी तरह नहीं हल करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि से हल करने के लिए हम बताया तरीका, वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करेंगे, हल कर लीजिएगा। क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि में हल करने से पहले बराबर के इधर वाले को हम बराबर के इधर जब तक नहीं लाएंगे हल करेंगे, आंसर गलत आएगा। आप क्या करेंगे, बराबर ये इधर है ना, इसको इधर लेकर आएंगे, बराबर के इधर लेकर आएंगे तभी हल कर सकते हैं। क्योंकि जब तक बराबर के इधर 0 नहीं रहेगा तब तक हम हल नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर इसमें क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो आपको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना आता होगा, नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखने को मिलेगा, उसको देखकर आप सीख जाइए वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल किया जाता है। तो नोट कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, चौथे का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो वो भिन्न ज्ञात कीजिए।
तो चलिए देखते हैं चौथे का दूसरा क्वेश्चन। इसका भी समीकरण हम बना देते हैं और इसको आप वज्रगुणनखंड विधि से हल कर लीजिएगा। अगर जो आप चाहते हैं कि हल करके भी बताएं तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इस पूरे क्वेश्चन को हल करके बताएं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसके कारण हम हल करके नहीं बताते हैं, सिर्फ समीकरण बना लेते हैं। आप इसको वज्रगुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। वज्रगुणनखंड विधि आपको नहीं आता होगा, प्ले लिस्ट में है वीडियो, ठीक है। तो देखिए आपको दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है तो मानेंगे माना अंश बराबर x और हर बराबर मान लेंगे y, ठीक है। अतः वह भिन्न जो होगा क्या हो जाएगा, x बट्टे y हो जाएगा, क्योंकि अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। अब कह रहा है प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट की क्या कह रहा है, शर्त फर्स्ट में ये कह रहा है कि 1/3 हो जाता है यदि उसके अंश से 1 घटाया जाता है, उसके अंश से 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो अंश क्या है आपका यक्स में से यहाँ आप लिख दे रहे हैं यक्स में से अगर जो 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाता है, 1/3 के बराबर हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा हल करके समीकरण बना लेते हैं। 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x, 1 में गुणा करेंगे -3 बराबर y में इसमें गुणा करेंगे तो y हो जाएगा। y को इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस का y, क्योंकि इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 3 बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे शर्त दूसरा, शर्त सेकेंड आपका कह रहा है कि वह 1/4 हो जाता है यदि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। अब वो 1/4 हो जाता है, यानी कि जो हर में 8 जोड़ दिया जाए, अंश बट्टे हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 1/4 हो जाता है। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 4x, इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y + 8 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4x माइनस का y माइनस का 8 बराबर 0। ये आपका मिल जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके आप क्या कर सकते हैं, x और y का मान निकाल सकते हैं। अगर जो आपको हल करना नहीं आता तो आप देख सकते हैं वीडियो, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और इसको हल करके होमवर्क के तौर पे हल कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे का छूट गया था, इसमें का देख लीजिए 4x माइनस y माइनस 8 बराबर 0। चलिए हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यश ने एक टेस्ट से में 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध अक्षर पर 1 अंक मिले की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा 2 उत्तर पर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काट लिए गए तो यश ने 50 अंक अर्जित किया। टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो मानेंगे टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, यानी कि x और y का मान ज्ञात करना है। तो मानेंगे शुद्ध प्रश्न की संख्या बराबर x और अशुद्ध प्रश्न की संख्या, अशुद्ध प्रश्न की संख्या बराबर y मान लेंगे। तब हम देखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार देखेंगे शर्त फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, कुल 40 अंक अर्जित करते हैं और उसका 3 अंक क्या था, सही था, उसके सही उत्तर पर कितना मिले 3 अंक मिले, तो सही यानी शुद्ध अंक पे कितना मिले 3, तो 3x माइनस, अब कटौती हो रही क्योंकि इसलिए माइनस कर रहे हैं, 1 अंक की कटौती यानी कि y में 1 का गुणा करेंगे y हो जाएगा। कुल उसको कितने अंक मिले 40 अंक अर्जित किया। ये आपका हो जाएगा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। देखिए ये 3 अंक मिले शुद्ध अक्षर पे तो 3x नंबर मिल गया, माइनस 1 अंक की कटौती हुई तो 1y बराबर 40, ठीक है। अब हम बात करेंगे शर्त सेकेंड।
शर्त सेकेंड यह कह रहा है कि यदि उसके 4 उत्तर सही होते हैं, 4 उत्तर सही है यानी कि 4x, अब माइनस कितना उत्तर गलत होते हैं, 2 अंक काट लिए जाते हैं यानी 2y अंक काट लिया जाता, बराबर अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, तो 50 अंक अर्जित करता। कितना करता? 50। ये आपका हो जाएगा समीकरण सेकेंड हो जाएगा। अब इसको फर्स्ट और सेकेंड को हल करके जब हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे तो हम लिखेंगे कुल प्रश्न कितने थे, x का प्लस y दोनों को जोड़ लेंगे तो मालूम चल जाएगा कुल। मान लीजिए x का मान 4 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो 4 3 7 कुल प्रश्न थे, तो मालूम चल जाएगा। अब कितना हो सकता है कितना नहीं, आप इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करके बताइएगा कितना हो सकता है कितना नहीं। आपका समीकरण बन चुका है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, तो नोट कर लीजिए इसको। देखते हैं चौथे का चौथा क्वेश्चन, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही दिशा में क्या चलना प्रारंभ होती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात पहुंचती हैं। यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात पहुंचती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम मानेंगे, माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम करेंगे, अब प्रश्नानुसार बात करेंगे। प्रश्नानुसार शर्त फर्स्ट ये कह रहा है कि ये जो कारें हैं, मान लेते हैं ए है और ए बी है। ए एक ही दिशा में चलना प्रारंभ होती है और 5 घंटे पश्चात कहीं सी बिंदु पर ये मिल जाती हैं। तो हम बात करेंगे, अगर जो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं क्या कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी। जो ए सी है, ए और सी की दूरी है, वो ए बी और बी सी के बीच की दूरी के बराबर है। तो अब हम बात करेंगे ए से लेकर सी तक की दूरी कितनी होगी। तो हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो इसकी चाल ए सी यानी कि पहली कार ये है, फर्स्ट कार, ये आपकी सेकेंड कार है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी फर्स्ट ही चलेगा ना। ए सी की अगर जो दूरी ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय। 40 का कितना है, x है, और समय कितना लेता है, 5 घंटे लेता है। तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x। कोई दिक्कत। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे ए भी तो हो जाएगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। इस पर हम बात करेंगे बराबर ए बी। ए से बी तक की बीच की दूरी आपको दे दिया है 100 किलोमीटर है, तो हम लिख लेते हैं 100, ठीक है, प्लस बी सी। बी से सी तक की बीच की दूरी नहीं मालूम है, तो दूरी बराबर हम जानते हैं चाल गुणे समय। 40 का कितना है, y है, और समय कितना है, 5 घंटे। तो कितना हो जाएगा, 5y ये भी हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे 5y। अब इसको बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे, इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसको हम बराबर के इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 5x, इसको इधर -5y बराबर 100। अब इसमें 5 से हम भाग कर दे रहे हैं, 5 से, इसलिए 5 से भी कट जाएगा, 5 से भी, 5 से भी। तो 5 से दोनों पक्षों में भाग देने पर दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं तो ये जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 से भाग देंगे तो कितना होगा, 5 दूना 10, ठीक है, 20 हो जाएगा। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम बात करेंगे शर्त दूसरा, शर्त सेकेंड ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी है अब एक ही दिशा में चलना प्रारंभ होती है, यानी कि ए है और ए बी है, एक ही दिशा में। मान लेते हैं यहाँ पर सी बिंदु पर मिलते हैं, तो इसको अगर जो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बी बराबर, ये जो ए बी का मान है वो किससे मिलकर बना है, ए सी, ए और सी प्लस बी सी, बी और सी दोनों को जोड़कर मिला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे मान
ए बी, ए से लेके बी तक 100 है, हम जानते हैं ए से लेके बी तक के बीच की दूरी 100 है, बराबर ए सी, ए से बी की इसकी दूरी क्या होगा, 1 घंटे पश्चात मिलते हैं। अभी 1 घंटे पश्चात यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, तो इसकी समय कितना हो गया, 1 घंटा हो गया, और चाल कितना है, यक्स है, तो यक्स में 1 का गुणा करेंगे तो यक्स ही हो जाएगा, प्लस बी सी कितना हो जाएगा, बी से सी तक 1 घंटे पश्चात चाल कितना है, वाई है, तो 1 में वाई का गुणा करेंगे तो 1 वाई। जैसे कि हम जानते हैं कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, तो इसकी चाल तो यक्स है, समय 1 घंटा ले रहा है तो यक्स ही होगा ना, इसकी चाल भी वाई है, 1 घंटा समय ले रहा है तो वाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार। अब इसको क्या करेंगे, उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस वाई बराबर के उधर पक्षाएंगे तो माइनस का 100 बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हल करके यक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं वज्र गुणनखंड विधि से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यदि हम लंबाई और चौड़ाई 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो मानेंगे पहले माना लंबाई बराबर यक्स हो जाएगा और चौड़ाई बराबर हो जाएगा वाई। अतः वह क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा यक्स इंटू वाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, क्षेत्रफल हम जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि यक्स वाई हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। शर्त फर्स्ट कह रहा है क्षेत्रफल तो एक्स वाई हो गया ना। अब हम कहेंगे शर्त फर्स्ट में कह रहा है कि यदि उसके लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए तो क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल इतना होता है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में कितना कम कर दिया जाए, लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए। ठीक है, तो लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए, यानी लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाए, यानी वाई में 3 इकाई क्या की जाए, बढ़ा दी जाए। तो क्या हो जाता है, जो इसका क्षेत्रफल है ना उसमें 9 इकाई कमी हो जाती है, 9 इकाई की कमी हो जाती है। यही आपका है। अब इसको हल करके इसका इसमें गुणा करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, एक्स का 3 में गुणा करेंगे तो प्लस का 3x हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 5y हो जाएगा, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो माइनस का 5×3=15 हो जाएगा, बराबर एक्स वाई माइनस का 9। अब एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 3x माइनस का 5y, 9 इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 15 प्लस का 9 बराबर 0। यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस का 5y, 9 6 15 माइनस का 6 बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। अब हम बात करेंगे शर्त दूसरा, शर्त सेकेंड। समीकरण फर्स्ट बन गया, ये इसका क्षेत्रफल हो गया 9 कम कर दिया। शर्त सेकेंड में कह रहा है कि यदि लंबाई 3 इकाई और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दे, दोनों में क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं, लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ा दे रहे हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाती है, 67 की वृद्धि हो जाती है, 67 की वृद्धि हो जाती है। तो पहले इससे हम समीकरण बनाएंगे, इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2x, 3 का गुणा करेंगे तो 3y, इसका गुणा करेंगे 3 दूना 6 बराबर एक्स वाई प्लस का 67। अब यहाँ से एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, अब यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 3y प्लस का 6, 67 ही जाएगा तो माइनस का 67 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। 2x प्लस 3y
अब 67 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 61 हो जाएगा बराबर 0। ये आपका हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को आप क्या कर सकते हैं, हल करके x और y का मान आप निकाल सकते हैं। ठीक है,